इस पूरे कोर्स में हम जितने भी वर्ग चार्ट होते हैं, षोडश वर्ग चार्ट सिस्टम, वो पूरा का पूरा हम मैं एक्सप्लेन करूंगा। और खास करके मेरा जो फोकस होगा वो आसान टेक्निक्स पर होगा, जो प्रेडिक्टिव टेक्निक्स, ताकि आप तुरंत उस सूत्र के द्वारा उस चार्ट में जाकर के महादशा अंतरदशा को लगा करके फलित करना सीख सकें। ये मेरा होगा। अभी मैं कोशिश करता हूं एक स्क्रीन खोलने की, मैंने बनवाया है। देखिए, इस कोर्स में हम लोग कराने जाएंगे D1 चार्ट को, तो हम ले ही रहे हैं। D1 चार्ट, D2 चार्ट, D3 चार्ट। हिंदी में बताऊं, हमारी मेन कुंडली, होरा चार्ट, जिससे हम वेल्थ के बारे में, धन धान्य के बारे में देखते हैं। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कुंडली जो होती है, ये भाई बहनों के बारे में भी बताती है। ये और भी बहुत सारी जगह काम आती है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी इसका बहुत उपयोग है। शरीर में कहाँ पर, शरीर के किस अंग में बीमारी होगी, उसमें के में भी D3 चार्ट बहुत उपयोगी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुक्स में भी लिखी गई हैं, पर कुछ बातें वो भी हम बताएंगे जो बुक्स में प्रॉपरली नहीं लिखी गई है, टुकड़ों में लिखी गई है। इसी प्रकार से D4 चार्ट, यानी कि चतुर्थमांशा, जो कि प्रॉपर्टी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए देखी जाती है। इसी प्रकार से D7 चार्ट, सप्तमांशा चार्ट, ये सप्तमांशा D7 चार्ट होता है, ये संतान के लिए होगा। D9 चार्ट, D9 चार्ट मैरिज लाइफ के लिए होगा। D10 चार्ट कैरियर के लिए होता है। D12 चार्ट, ये जो मैं बोल रहा हूँ केवल वही बताऊंगा, इसमें सारे चार्ट हैं। D12 चार्ट जो होता है, ये एक हमारा डीएनए है। इससे हमारे डीएनए के बारे में पता चलता है, हमारे माता पिता के बारे में पता चलता है, हम अपने माता पिता से कौन सी बीमारियां कैरी करके चल रहे हैं। हमें अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से कौन से गुण प्राप्त हुए हैं, कौन से संस्कार प्राप्त हुए हैं, कौन सी चीजें हमें विरासत में के रूप में मिली है। और D12 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैरिज लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होती है, उनका समाधान D12 चार्ट में पाया जाता है। और एक देखने में आया एक पैटर्न, अगर आपकी कुंडली में D12 चार्ट ये बताता है कि आपके पेरेंट्स में भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, आपके भी माता पिता में आपस में बहुत झगड़े होते थे, आपके दादा दादी की भी बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी मैरिज लाइफ में चैलेंज आएंगे ही आएंगे। और आपके आने वाले बच्चों की मैरिज लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, बेशक वो मेन चार्ट में, मेन कुंडली में चाहे ना दिखाई दे। इसी प्रकार से D16 चार्ट, D16 चार्ट हमारे वाहन का योग, हमारी लग्जरी का योग, हमारे जीवन में कंफर्ट्स का योग, ये सभी D16 से हमें पता चलता है। D20 चार्ट, D20 चार्ट पाठ पूजा, हमारी साधनाएं, हमारी उपासनाएं, ये सब D20 चार्ट से पता चलती है। और साथ में होगा D24 चार्ट। D24 चार्ट ये बताता है कि हमारा नेचुरल गुण कौन सा है, कौन सी विद्या हमारे लिए बहुत ही आसान होगी, कौन सी विद्या हमें पढ़नी चाहिए, क्या हम महाविद्या को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्या महाविद्या हमें इस जीवन में प्राप्त हो सकती है, या विद्या ही प्राप्त होगी, और होगी तो कौन सी होगी। D20 चार्ट आजकल के परिदृश्य से कहूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 10th क्लास के बाद कि हम कौन सा सब्जेक्ट में जाएं, हम साइंस लें, हम मेडिकल लें, हम कॉमर्स साइड में जाएं, या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, वहां पर D24 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो
आपके कैरियर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप क्या शिक्षा दीक्षा लें जो आपको आगे चल करके बहुत लाभ दे, नेम फेम दे। इसी प्रकार से D27 चार्ट होता है। D27, D30 चार्ट। D30 चार्ट से हम जीवन में, हमारे जीवन में मिसफॉर्च्यून्स को भी देखते हैं, बीमारियों को भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। इसी प्रकार D40 चार्ट, D45 चार्ट और लास्ट में D60 चार्ट, ये सभी चार्ट्स आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से सिखाने का मैं प्रयास करूँ। फिर से मैं एक बार कहूंगा, मैं प्रेडिक्शंस करने की टेक्निक पर ही जोर दूंगा। कहीं आप ये सोचे कि ये चार्ट कैसे बनता है, इसका पूरा वो बताओ, इसका मैथमेटिक्स बताओ, वो पार्ट मैं नहीं करवाने वाला। कि नवमांशा कैसे बनेगा, दशमांशा कैसे बनेगा, मैं उसमें समय नहीं लगाऊंगा। मैं सीधा आपको आपकी कुंडलियों की टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा कि किस टेक्निक से आप क्या क्या कर सकते। अब हमें ये चीज समझनी होगी कि इन वर्ग कुंडलियों में हमें आखिर जाना ही क्यों। तो पहली बात ये समझ लीजिए, जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव की एक अलग वर्ग कुंडली होती है। वो वर्ग कुंडली क्या काम आती है? जब हम किसी भाव में अपने जीवन के बारे में देखना चाहते हैं, उस भाव में बैठे हुए ग्रह के को समझना चाहते हैं और बहुत डीप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अलग ही वर्ग कुंडली बना रखी है। उस वर्ग कुंडली में हमें बिल्कुल डिटेल से मालूम लगता है और बड़ा करके दिखाई देता है। जैसे आप नंगी आंखों से छोटे अक्षरों को जब देखते हैं तो कई बार हमें अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते, पर जब चश्मा लगा लेते हैं तो थोड़े से उनका आकार बढ़ जाता है। पर जब हम माइक वो लगा लेते हैं कि बड़ा करके देखने टेक्निकल। वाला लेंस लगा लेते हैं, तो हमारे को वो और भी चीज बड़ी दिखाई देने लगती है और हमारे कार्य को आसान बना देती है। इसी प्रकार से अगर किसी निर्णय पर पहुंचने पर आप में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कुंडली को लेकर के कि यार मुझे कुंडली में ये ग्रह कमजोर दिखाई दे रहा है, क्या ये वास्तव में ही कमजोर है, उसका निर्णय करने में आपकी ये वर्ग कुंडली बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। ये चीज समझ लीजिए। ये मैं आपको उदाहरण के रूप में भी समझाऊंगा। दूसरा, कंफर्म तो आप करते ही करते हैं, साथ में उस विषय के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझने में आपको ये वर्ग कुंडली बहुत ज्यादा आपको मदद पहुंचाने का काम करती है। अब हमें समझना होगा कुछ सूत्र के बारे में, मैं आपको बात करूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपने बड़ा नाम सुना होगा नवमांश कुंडली का। इन वर्ग कुंडलियों में नवमांश कुंडली बहुत बहुत महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि वो मैरिज लाइफ के बारे में बताती है, ये तो उसका अपना एक छोटा सा एक अलग पार्ट हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नवमांश कुंडली आपको आपकी कुंडली के ग्रहों की सही सही ताकत का पता लगाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टूल है वैदिक ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष में जब आप मेन चार्ट में कुछ कुंडली में कुछ चीजें देखते हो, कई बार ऐसी कुंडलियां आती हैं जो आपको एकदम घुमा करके रख देती हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, किसी का भाग्य का ग्रह बहुत खराब हो या भाग्य भाव ही खराब हो, अब वहां और आदमी बहुत अमीर हो, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। और तो और धन का जो कारक ग्रह है वो भी कमजोर हो कुंडली के अंदर, फिर भी बंदा बहुत अमीर हो और उसका कोई सूत्र, कोई टेक्निक सीधे सीधे तौर पर देखने पर
कुंडली में स्पष्ट रूप से ना समझ में आए, वहां पर नवांश कुंडली आपको एकदम सटीकता से बता देती है कि देखिए, ये ग्रह की स्थिति ये है, ये आदमी अपने जीवन में अमीर इसीलिए बना। ये मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले नवांश कुंडली के कुछ प्यारे से सूत्र, जो कि बहुत आसान है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। पहला सूत्र तो वैदिक ज्योतिष में ये समझ लीजिए, वैदिक ज्योतिष नहीं, सॉरी, हर तरह के ज्योतिष में ये सूत्र है, काल लागू होता है, जो मैं ये बताने जा रहा हूं। चाहे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे केपी हो, चाहे जेमिनी हो, हर एक जगह ये इस्तेमाल होगा। इस सूत्र से आप नहीं बच सकते अगर आपको अच्छा और प्रबल ज्योतिषाचार्य बनना है। तो हमारे ऋषि उसमें क्या कहते हैं कि केवल वह ग्रह जो स्ट्रेंथफुल है वो ही अच्छा परिणाम दे सकता है। देखिए कमाल की बात, इसको हर जगह उपयोग में ला सकते हैं। केवल ओनली स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आर केपेबल ऑफ गिविंग गुड रिजल्ट्स। और साथ में जिस भाव में भी आपका मजबूत ग्रह बैठा होगा, उस भाव के रिजल्ट भी अच्छे हों। चाहे वो ग्रह आपकी कुंडली में मार्गी हो, चाहे वो बाधक हो, वो बात अलग है कि वो क्या क्या आपके लिए परिणाम देगा। पर आपको ये समझना होगा, वह ग्रह आपको जीवन में अपने से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में देने में सक्षम होता है। इसके विपरीत जो ग्रह कमजोर होता है, यानी कि जो ताकत में कमजोर होता है, ये मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं केवल उच्च के ग्रह या नीच के ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है तो उसके नीच के रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं। ये फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट जब निकलेगा जब आप D1 चार्ट यानी कि मेन कुंडली और नवमांश कुंडली D9 चार्ट दोनों में जब देखते हो ग्रह की स्थिति, और इस निर्णय पर पहुंच जाते हो कि यहाँ ये ग्रह आपका सबसे ज्यादा बलवान है, वही ग्रह आपको देने में सक्षम होगा। क्योंकि कई बार नीच ग्रहों का नीच भंग हो जाता है, और कमाल की बात, नीच ग्रहों का नीच भंग होने के चांस 90% से ज्यादा होते हैं। तो इसलिए नीच ग्रह वाले बिल्कुल ना घबराएं। नीच ग्रहों, जिनकी ग्रह कुंडली में नीच ग्रह होते हैं, वो लोग भी जीवन में हर तरह की मौज लेने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं। परंतु कभी कभी ज्योतिषाचार्य, जिनको बहुत डीप ज्योतिष की नॉलेज नहीं होती, वो स्पष्ट रूप से सामने वाले को कह देते, अरे तुम्हारी तो कुंडली में ग्रह नीच का बैठा हुआ है, तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। पर ये फाइनल रिजल्ट क्या कहता है, अगर कोई ग्रह कमजोर स्थिति में होता है, वह जीवन में अपने से रिलेटेड यानी अपने कारकों से रिलेटेड अच्छे परिणाम नहीं देता। और साथ में क्या करता है, जिस भाव में बैठता है वो कमजोर ग्रह, उस भाव के परिणाम को भी खराब कर देता है। और साथ में यदि कमजोर ग्रह का गोचर भी जिस भाव पर होता है, उस भाव के फलों को भी वो क्षीण कर देता है। तो ये बड़ा सिंपल सा, साधारण सा मैंने आपको सूत्र बताया, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। क्या सिंपल सूत्र, जो ग्रह ताकतवर है वो जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, जो ग्रह कमजोर है वह ग्रह अपने अच्छे परिणाम नहीं देगा। जो कमजोर ग्रह है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के फल को भी कमजोर करता है। और मजबूत ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस भाव के फल को बहुत अच्छे परिणाम देने पर
विवश कर देता है। तो ये पावर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स देखना। एक चीज राज की बात बता दूं, पूरी ज्योतिष का एक ही निचोड़ है, कुंडली में ग्रह की ताकत निकालना सीख लो। चाहे वैदिक से सीखो, चाहे लाल किताब से सीखो, बस एक ही चीज पर फोकस बना के रखो कि आपको किसी भी तरह से ग्रह की ताकत निकालनी आनी चाहिए, ग्रह की ताकत की समझ होनी चाहिए। जब तक आप ग्रह की ताकत नहीं समझते, जब तक आप ज्योतिष नहीं समझ पाएंगे। ये मैं स्पष्टता कह रहा हूं, बिगिनर्स भी सुन लो, लर्नर्स भी सुन लो और एक्सपर्ट भी सुन लो। जो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं पर उन्हें अभी भी ग्रह की स्ट्रेंथ निकालनी नहीं आई, तो वे सिर्फ भूल भुलावे में हैं। वो स्वयंभू नेता की तरह स्वयंभू ज्योतिषी बन के बैठे हैं, अभी समझ में बहुत बड़ी पकड़ उनके आई नहीं है। और वर्ग कुंडलियां यानी डिविजनल चार्ट्स, ये डिविजनल चार्ट्स ही कमाल की चीज है। और इसमें गहरा सूत्र एक और बताऊं, जैसे मान लो कोई ग्रह आपका कमजोर हो गया, D1 में भी कमजोर है, D9 में भी कमजोर है, पर जरूरी नहीं कि ये हर वर्ग कुंडली के अंदर आपको वही परिणाम दे। जैसे D10 चार्ट में प्रोफेशन का है, हमारे कैरियर का है, हमारे धंधे का है, हमारे रोजगार का है, और किसी का एक ग्रह कमजोर है, बट वो D10 चार्ट में हो सकता है बहुत पावरफुल हो जाए, स्वग्रही हो जाए, उच्च का हो जाए। तो निश्चित रूप से प्रोफेशन के क्षेत्र में जब उस ग्रह की दशा आएगी, वो प्रोफेशन में वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें सफल होगा। आप देखते हैं ना, कभी कभी इंसान जब प्रॉब्लम में फंसता है तो कुछ लोग उसके पास ऐसे होते हैं जो उसकी मदद कर रहे होते हैं। अगर वो हॉस्पिटल में भी जाता है तो हॉस्पिटल में भी कोई ना कोई उसकी मदद पहुंचा ही रहा होता है, बेशक वो व्यक्ति कहता है यार मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। जब वो कर्ज में डूबा होता है तो भी उसकी कोई ना कोई मदद कर रहा होता है। जब पुलिस पीछे लगी होती है तो भी उसकी कोई ना कोई मदद कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि सारी तरफ से वो गिर जाए, कोई ना कहीं से हर इंसान को मदद थोड़ा बहुत मिल रही होती है। ये मदद देने वाली शक्तियां कौन हैं? ये वर्ग कुंडलियां ही हैं। जब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि किसी व्यक्ति की महादशा भी खराब है, अंतरदशा भी खराब है, प्रत्यंतर भी खराब है, उसके बावजूद भी बंदा जी भी रहा होता है, अपना जीवन चला भी रहा होता है, और कुछ जगह पे प्रॉब्लम निश्चित रूप से आ रही होती है, पर कुछ जगहों से उसको बड़ी हेल्प भी मिल रही होती है। कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं, एक तरफ व्यक्ति को समाचार मिलता है कि उसकी प्रमोशन हो गई, और घर आके देखता है तो बच्चा बीमार पड़ा है, उसको हॉस्पिटल लेकर के भाग रहा है। अब इसको एक एस्ट्रोलॉजर कैसे डिफाइन कर सकता है? अब उसको क्या वो अच्छा समय कहेगा या बुरा समय कहेगा? आप ही लोग सोचिए। एक तरफ प्रमोशन का समाचार मिला है, घर पे आके देखता है तो बच्चा बहुत सीरियस बीमार है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब पंडित जी तो कहते समय अच्छा है, प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन हो गई, परंतु ये बच्चा बीमार हो गया, ये बात का तो डिस्कशन हुआ ही नहीं, ये तो पंडित जी ने बताया ही नहीं, बच्चे की बात तो गड़बड़ हो गई। पर हो सकता है D7 चार्ट, जिसे सप्तमांशा कुंडली कहते हैं, जिससे बच्चे के बारे में देखा जाता है, बच्चे का सुख, बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य, बच्चे की अच्छी एजुकेशन। आपके बच्चे की एजुकेशन कैसी होगी? और तो और आपकी कुंडली से ही पता लग सकता है, D7 चार्ट से, आपके बच्चे की मैरिज लाइफ कैसी जाएगी, मैरिज लाइफ कितनी अच्छी होगी, या उसकी मैरिज में भी चैलेंज होंगे। ये D7 चार्ट बड़ी आसानी से बता सकता है। कोई ऐसा खराब गोचर तो नहीं जो सप्तमांश कुंडली के में गुजर रहा हो, वो आपके बच्चे के स्वास्थ्य को खराब कर दे। एक तरफ से आपकी प्रमोशन होए और दूसरा वो ग्रह आपके बच्चे की हेल्थ के लिए हार्मफुल सिद्ध हो रहा हो। तो ये घटनाएं बहुत घटती हैं। तो मैं चाहता था कि मेरे इस कोर्स में रिसर्च करने वाले विद्यार्थी आगे आए, जो रिसर्च कर सके, खुद पे खुद बहुत मेहनत कर सके। मैं उनको सूत्र दूं, वो 20 30 50 100 कुंडलियों पर उसको लगा करके देखें, अपने नोट्स तैयार करें, और एक नई
मंजिल की तरफ बढ़ें। जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, जो उन्हें प्रिडिक्शंस में नजर आती हैं। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर तो बन ही बन जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात है रिसर्च करने वाला एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि रिसर्च करने वाला एस्ट्रोलॉजर एक लेवल पे आके मानसिक रूप से शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि जब जो कुछ घटनाएं हो रही होती हैं, उसको लगता है हाँ हाँ, मुझे मालूम है ये तो होना ही था। उसको वो बड़ी सहजता से लेता है। पर जो फटाफट फटाफट प्रेडिक्शंस देने में यकीन रखते हैं, D1 चार्ट देख करके एक लेवल पे आके उनके साथ बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। जब उनके साथ जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, तो ये वो बहुत ज्यादा ज्योतिष से उदास हो जाते हैं, अपने सब्जेक्ट से मायूस हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। रिसर्च करने का मादा उनको रखना चाहिए। तो चलिए, और चीज हमको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इसी सूत्र को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं, और मैं उन विद्यार्थियों को बताऊंगा कि वैदिक ज्योतिष में किस तरह से ये चीजें देखी जाती हैं, और डिविजनल चार्ट कैसे चीजों को बदल के रख देता है, कितना बड़ा ट्विस्ट पैदा करता है। मैं एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं, आप लोग देखिएगा। आपके सामने एक कुंडली है, इसको ढंग से लिख भी सकते हैं, कुंभ लगन की कुंडली है। अभी मैं कुछ सूत्र वैदिक ज्योतिष के ही बताऊंगा। लगन का स्वामी, कुंभ लगन का जो स्वामी होते हैं वो शनि भगवान होते हैं। और लग्नेश यानी शनि 10th भाव में बैठे, तो हम कहेंगे लग्नेश 10th भाव में बैठे। जब भी लग्नेश, जिसका भी लग्नेश 10th भाव में बैठता है, वैदिक ज्योतिष में से बहुत अच्छा माना जाता है। इसे कर्मठ योग है एक प्रकार का। ऐसे लोग जो हैं कर्म योगी होते हैं, कर्म को ही पूजा मानते हैं, सारा दिन कर्म में लगे रहते। कर्म में बहुत मेहनती होते हैं, मशक्कत वाले होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। उनके दिमाग में बचपन से बैठ जाता है कि भाई मुझे तो कमाना है, तो मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क से नहीं घबराते, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने में दिल नहीं चुराते। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी सजा ये है कि उनको काम मत दो, उनको खाली बैठने के लिए कह दो कि यार जाओ, आज से तुम्हें रिटायर कर दिया जाता है। वो मर जाएंगे, मतलब वो उनके लिए सबसे बड़ी सजा है रिटायरमेंट। वो हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ करते रहेंगे करते रहेंगे। तो ये बहुत जबरदस्ती हो गया। कुंभ लगन की कुंडली में 3 ग्रह योगाकारी होते हैं, शनि, बुध और शुक्र। 3 ग्रह विशेष रूप से योगाकारी होते हैं। और वैदिक ज्योतिष का नियम है, जब भी लग्नेश के साथ त्रिकोण का अधिपति यानी पंचमेश या नवमेश, दोनों में से कोई एक ग्रह का स्वामी बैठ जाए, एक भाव का स्वामी बैठ जाए, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो इस कुंडली में देखें, बुध और शनि एक साथ बैठ गए, लग्नेश के साथ पंचमेश बैठा हुआ। बहुत अच्छी बात। अभी देखने से लग रहा है अरे यार, ये कुंडली तो बहुत ही सॉलिड कुंडली हो गई। पर जैसे ही हम भाग्य भाव को देखते हैं, तो भाग्य भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, बड़े ध्यान से समझना, जो भी लोग वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं। सूर्य, मंगल और राहु। और सूर्य बैठा हुआ है तुला राशि में। अब जो लोग वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं उनकी परीक्षा ले लें। तुला राशि में सूरज कैसा होता है? नीच 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 होता है। राशि का। बहुत बढ़िया, सूरज नीच का। नीच राशि का। और अगर यहाँ पर ये नीच राशि का ना भी होता, तो एक और बड़ी समस्या है इसके साथ, कि ये क्या राहु हुआ? के साथ बैठा हुआ है। और ये लाल किताब वाले भी जानते हैं कि जब सूरज राहु के साथ बैठ जाता है, तो तो सर उसे ग्रहण सूर्य कहते हैं। ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो गया जी। जी ग्रहण भी लगा। सूर्य ग्रहण लग गया। अब इस जी कुंडली में ये देखिए, ये सूरज कौन से भाव का मालिक है? ये सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव यानी कि मैरिज लाइफ पूरी की पूरी इस ग्रह पर टिकी हुई है।
और वैदिक ज्योतिष में सिंपल नियम है, जिस ग्रह का स्वामी नीच राशि में बैठ जाए या पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज आता है। सेवंथ हाउस से डे टू डे इनकम देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, मैरिज लाइफ देखते हैं। तो 3 पॉइंट विशेष रूप से देखे जाते हैं, डे टू डे इनकम, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप। ये 3 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी हमने D9 नहीं देखा है, इसका मतलब ये हुआ इनकी तीनों चीजें डिस्टर्ब होनी चाहिए। है भाई, सिंपल है ना ये, कि सप्तमेश नीच का बैठा है, राह खा कसर जो है राहु ने पूरी कर दी। लाल किताब के हिसाब से कहें तो नवम भाव में क्या बैठा है? राहु बैठा है, तो पितृदोष बन गया है। और भाग्य भाव में, अब वैदिक ज्योतिष का नियम है कि भाग्य भाव में पाप ग्रह बैठ जाए या कोई पाप ग्रह की युति बन जाए जो कि बहुत ही मैलेफिक हो उस कुंडली के लिए, या वो ग्रह बैठ जाए जो नीच राशि का है, उस भाव के रिजल्ट को भी खराब कर देता है। तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ? भाग्य भी बिगड़ गया। अब सोचिए, जिसका भाग्य ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि भाग्य से ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और हम लोग क्या कहते हैं? नवम भाव भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि नवम भाव का कारक ग्रह जो होता है वो गुरु ही होता है। अब गुरु के क्या हालत है? गुरु की भी हालत देख लेते हैं। गुरु इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे, बड़े ध्यान से समझने वाली इस कुंडली है, देखिए कमाल की। गुरु कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में, 8वें घर में। यानी जो भाग्य के कारक ग्रह हैं, यानी जो भाग्य बनाने वाले ग्रह हैं, वो भी अष्टम में बैठे हैं। वैदिक ज्योतिष में वेल्थ का सिग्निफिकेटर प्लेनेट माना गया है, वो बृहस्पति को ही माना गया है। भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, खजांची, धन में बरकत पैदा करने वाला, हर तरह का वैभव देने वाला, उच्च कोटि का ज्ञान देने वाला, हर चीज के पीछे बृहस्पति ही माना गया है। और बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठ गया, तो यहाँ पे समस्या होगी। अब हम क्या देखते हैं? जो नवम भाव का स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं। तो जो बेसिक नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे, करेंगे यार ये बात ठीक है, देखो ना, भाग्य भाव का मालिक लाभ भाव में बैठ गया, तो 11वें में बैठ गया तो अच्छा हो गया। लाभ भाव में बैठने की कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा हो ही हो जाए। वो जरूरी नहीं कि जो भी ग्रह लाभ भाव में आपके 11वें भाव में बैठे वो अच्छा ही परिणाम देगा। इस बात को शॉर्ट शॉर्ट मत समझ लेना। पर इन सब कंफ्यूजन में हमारी मदद जो करता है वो करता है नमांश कुंडली। अगर हम नमांश कुंडली में जाकर झांकने की कोशिश करें तो सारी चीज स्पष्ट हो जाती है। आप देखिए, ये नमांश कुंडली बनी है, और नमांश कुंडली में स्थिति को देखिए, सूर्य के क्या हालात हैं? सूर्य उच्च का हो गया, आप देख पा रहे हैं? स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी सर। हाँ, सूर्य यहां पर उच्च राशि में चले गए। 11वें भाव में सूर्य उच्च के हो गए। देखा कितना बड़ा ट्विस्ट था, कितना बड़ा ट्विस्ट था। और ध्यान रखिए, कुंडली में जो ग्रह डी वन चार्ट बोलते हैं, मैं लगन कुंडली को ही मैं D1 चार्ट बोल रहा हूं यहाँ पर। D1 चार्ट में जो ग्रह आपको पावरफुल नजर आ रहा है, वो जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, जब तक कि वो नमांश कुंडली के अंदर अच्छे स्थान पर नहीं बैठा होगा, यानी कि बलवान स्थिति में नहीं बैठा होगा, जब तक वो अच्छा परिणाम नहीं देगा। चाहे D1 चार्ट में आपका ग्रह उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, अगर वो D9 चार्ट में कमजोर हो जाएगा, किसी भी कारण से कमजोर हो जाए, वह अच्छे परिणाम नहीं देगा। जो ग्रह D1 चार्ट में जितना मर्जी कमजोर हो जाए, नीच का हो जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए,
छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाए, यदि वह ग्रह नमांश कुंडली में स्वग्रही हो जाए, स्वग्रही का मतलब अपनी ही राशि का, मूल त्रिकोण राशि में चला जाए या उच्च का हो जाए, तो निश्चित रूप से वो अच्छे ही परिणाम देगा। अब इनका क्या कहेंगे हम, सूर्य क्या कैसे परिणाम दे रहा है, सूर्य उच्च के परिणाम देगा। अब देखिए, आप D1 में देख रहे थे कि नीच का प्रभाव है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, जबकि यहां पर तो उच्च के प्रभाव। इन सज्जन को मैं बहुत करीब से जानता हूं, इसलिए ये कुंडली आज मैंने विशेष रूप से इसका सिलेक्शन किया है। इस कुंडली में देखो क्या खासियत। अब इस कुंडली में एक और खासियत है कि शनि ग्रह 10वें भाव में बैठा हुआ, और शनि ग्रह नवांश कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है। 7वें भाव में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो D1 चार्ट में 10वें भाव में बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ था, तो वो D7 चार्ट, सॉरी D9 चार्ट में भी बहुत अच्छे स्थान पर वेल प्लेस्ड है। जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो जो मुझे नवमांशा पे कई क्लास लेनी पड़ेगी। नवमांशा की बहुत बेहतरीन बेहतरीन टेक्निक्स है। ये तो मैं केवल एक दो सूत्र ही बता रहा हूं आज के उसमें, इतनी शानदार शानदार टेक्निक्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। डिविजनल चार्ट्स में D9 चार्ट में तो 15 क्लास भी अगर बंदा एक टॉपिक पे ले सकता है, मतलब इतने ज्यादा डिटेल में होता है नमांश। नमांश से क्या नहीं पता चलता, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स का पता चलता है, आपके होने वाले जीवन साथी के बारे में पता चलता है, आपकी टाइमिंग ऑफ मैरिज का पता चलता है, स्पाउस की एजुकेशन के बारे में पता चलता है, आपको जीवन में मिलने वाले प्रेम के बारे में पता चलता है, आपको आपके इन लॉ से सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये पता चलता है, आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको ये पता चलता है, आपको अपनी जीवन साथी की वेल्थ की सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता चलता है, और इवन आपकी कुंडली में बनने वाले तथा कथित राजयोग फलित होंगे कि नहीं होंगे ये भी नवमांश कुंडली से पता चलता है। यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाए, यदि कोई भाव वर्गोत्तम हो जाए, तो वह राजयोग के समकक्ष ही होता है। और ये वर्गोत्तम कैसे बनता है ये मैं आपको क्लास में बताऊं। नवमांश कुंडली से ग्रेट लक के बारे में पता चलता है, नवमांश कुंडली से स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलता है, नवमांश कुंडली में इष्ट देवता के बारे में पता चलता है, धर्म देवता के बारे में पता चलता है, पालना देवता के बारे में पता चलता है। पालन देवता उसे कहते हैं जब आपका रोजगार नहीं चल रही, कोई नौकरी रोजगार में दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार से, तो उस व्यक्ति को नियम से 45 दिन तक पालन देवता की पाठ पूजा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उसका रास्ता खुल जाता है। ये चीज भी नवमांश कुंडली से पता चलती है। कहने का मतलब है नवमांशा कुंडली से इतनी चीजें पता चल सकती हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए, नवमांशा कुंडली पे तो एक स्पेशल कोर्स बनाया जा सकता है जो बहुत डिटेल कोर्स हो सकता है, और कमाल की बात, हर क्लास में कोई कोई रिपीट नहीं होगा, हर बार नई टेक्निक के ऊपर बात हो सकती है। तो ये आपने कुंडली को देखा कि कुंडली में जो जो चीजें खराब नजर आ रही थी वो चीजें अच्छी हो गई और कुंडली बहुत मजबूत नजर आ रही। अब एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, आपको जान के हैरानी होगी। D10 चार्ट जो आपके कार्य की सफलता, आपकी सक्सेस का चार्ट जिसे माना जाता है, कर्म की सफलता का चार्ट है। यहां पर D10 चार्ट को देखिए, इस कुंडली में मंगल बहुत पावरफुल आ गया। जब मैं D10 चार्ट कराऊंगा इसके सूत्र बताऊंगा कि D10 चार्ट में लगन का स्वामी लगन में ही बैठ गया। ये बहुत गजब का सूत्र है। अगर D10 चार्ट का लगन का लॉर्ड लगन में बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए
या त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी कदम बढ़ा देता है, उसी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है। यहां पर सूर्य केंद्र में आ गया, सप्तम भाव में केंद्र में आ गया, राहु छठे में आ गया। मतलब अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो ये कुंडली कर्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कमाल की बात है, अगर हम इन दशाओं को देखें तो इनकी 92 के अंदर राहु की महादशा चली थी 2010 तक। अब इनकी कुंडली में राहु का कमाल देखिए। मेन जो कुंडली है, मेन कुंडली में राहु नवम भाव में बैठा है, जिसको हम कहते हैं कि नवम भाव का राहु अच्छा नहीं है। वो कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव पैदा करता है। नवम का राहु आपके कई प्रकार के बिजनेस बार बार बदलवाता है, किसी एक जगह पर स्थिर नहीं होने देता। जबकि ये राहु को जब नवांश में देखते हैं तो वो दसम भाव में आ जाता है। अब ये देखिए, अलग अलग सूत्र हैं अलग अलग कुंडलियों में, सॉरी अलग अलग वर्ग चार्ट के अंदर। जो भी ग्रह नवांश कुंडली के दसम भाव में हो जाए, उसको राउंड फिगर में ले लिया, मतलब राउंड लगा लो उस ग्रह के ऊपर, ये प्लेनेट बहुत बहुत जबरदस्त हो जाता है। वह ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है और आपके कार्य क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरी बात, जब भी उसकी दशा आएगी, महादशा अंतरदशा आएगी, वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता जरूर देगा। तो ये जो शख्स है जिनकी कुंडली मैं करवा रहा हूं आपको, 92 से लेके 2010 के बीच में उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपने आप को डेवलप किया, बड़ी ह्यूज सक्सेस इन्होंने गेन की। वो कहते हैं ना, फर्श से उठ करके आकाश पर पहुंचना, तो ये फर्श से उठ करके आकाश तक पहुंचे। अब आप सोचिए, अगर कोई मात्र लगन कुंडली देखे तो क्या वो अंदाजा लगा सकता है कि ये नवम भाव का राहु की दशा इनको जीवन में इतना बड़ा आदमी बना सकती है? कोई भी वैदिक ज्योतिष का जो लर्नर होगा, वो इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकता। पर जिसने वैदिक ज्योतिष को बहुत डेप्थफुली पढ़ा है, डिविजनल चार्ट्स की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से की है, वो इस चीज को बहुत तुरंत पकड़ लेगा कि ये राहु की महादशा इनके जीवन में बहुत अच्छी गई। अब ये देखिए, D10 चार्ट में भी इनका अगर राहु को देखते हैं तो छठे भाव में, D10 चार्ट में तीसरे भाव का, छठे भाव का और 11वें भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। ये ध्यान से समझना। तो D10 चार्ट में भी राहु बता रहा है कि कितना बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। परंतु 2010 से लेकर के 26 तक गुरु की महादशा चल रही है, और ये 2010 से 2026 तक इन्होंने जीवन में सफलता तो हासिल की, पर इनको अपने कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस भी बहुत आए। अगर हम गुरु का देखें तो D10 चार्ट में गुरु नीच राशि में है। वहीं पे शनि ने नीच भंग जरूर किया गुरु का, पर गुरु नीच का है, तो यानी कि कुछ हद तक उन्होंने समस्याएं भी गुरु की दशा में उनको प्राप्त हुई। तो इससे ये पता चलता है डिविजनल चार्ट्स हमारे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक दो कुंडलियां और कराने का वो था, पर मुझे लगता है आपके क्वेश्चन आंसर ले लेने में ज्यादा बेटर रहेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कोर्स से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो बेटर रहेगा। अंकुश, गुरु जी प्रणाम। तो प्रणाम। जैसे आपने बोला कि D9 में 10th हाउस में जो भी प्लेनेट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो हाँ डेविएटर, जैसे जुपिटर अगर डेविएटर नीच में, नीच राशि में होता है, तो तब भी वो इम्पोर्टेंट ही रहता है या? हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तो बहुत रहता है, परंतु अगर ग्रह अपना बलाबल खो गया, अभी वैदिक ज्योतिष में क्या है, कुछ नियमों को भी समझना जरूरी है। ये तो हमने आज डेमो क्लास रखा है,
डेमो में बहुत सिस्टमेटिक वे से नहीं होता। तो क्या होगा, जब क्लास चलेगी तो पूरे रूल्स रेगुलेशन बताए जाएंगे, तो उसमें ये सब चीजें बताई जाएंगी। हाँ, अगर वो बृहस्पति नीच राशि में हो गया और D9 चार्ट में बृहस्पति का नीच भंग नहीं हुआ, तो नीच भंग भी मैंने कहा 90% केसेस में नीच ग्रहों का नीच भंग हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर वो ग्रह हमारे लिए, उसकी ग्रह की दशा में प्रॉब्लम्स बहुत देगा, बहुत गजब की प्रॉब्लम देगा। चाहे वो ग्रह हमारे लिए कितना भी योगाकारी क्यों ना हो और कितना भी फेवरेबल क्यों ना हो, फिर वो हेल्थ संबंधी इश्यूज और अदर्स चैलेंज बहुत देता है। और अगर नीच भंग हो गया तो निश्चित रूप से वो आपके कैरियर में, आपके कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा रोल निभाएगा। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार माया जी। सर जैसे आपने अभी कहा है कि शनि 7वें हाउस में उच्च फल देता है, तो ये जो आपने जो दूसरे चार्ट बनाया है उनको भी देखना पड़ेगा कि नवांश में और उसमें 10 में, सारे चार्टों से देखकर ही सारा बताएंगे कि वो उच्च के फल देगा नहीं या नहीं नहीं, नीचे फल। ध्यान रखिए, ग्रह की स्ट्रेंथ जानने के लिए केवल नवमांश कुंडली का ही उपयोग होगा। सारे चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे चार्ट के लिए अलग अलग होगा। ये कौन म्यूट कर लीजिए जिनके पीछे से आवाज आ रही है। तो वो सारे चार्ट देखने की जरूरत नहीं, केवल स्ट्रेंथ जानने के लिए नवमांश कुंडली को ही देखना होता है। ठीक है, थैंक यू सर। मैंने 137। हाँ, मनोज जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सर आपने अभी कहा कि इसमें चार्ट बनाने का नहीं बताएंगे, तो फिर ये कैसे जाना जाएगा? चार्ट बनाने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कुंडली बनानी नहीं सिखाई ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस से, लाल जी किताब में सिखाई है मैंने। जी सर। निर्माण करना नहीं सिखाया ना, बस वही चीज मैं यहाँ पे नहीं सीखा। अच्छा। और लाल किताब सिखा रहा हूँ, कोई ग्रह कहाँ पे बैठा होगा तो कैसे असर करेगा, उसकी टेक्निक क्या है वो। नमांश कुंडली हाथ से बना, हाथ से बनाना मतलब बिना सॉफ्ट क्रीम मदद से, इसकी भी जी टेक्निक होती है। नमांश कुंडली, दसमांसा कुंडली, D12 चार्ट, ये हाथ से बनाने की टेक्निक भी होती जी है। और मैक्सिमम बुक्स में वो लिखी हुई है, ऐसा नहीं वो सीक्रेट नहीं है उसमें, मतलब हर बुक में लिखी हुई है वो टेक्निक। जी वो मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, वो तो किताब में ही पढ़ लोगे। जिनके पास सॉफ्टवेयर है, मैक्सिमम लोग सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, उनके पास डिविजनल चार्ट रखा हुआ मिलता ही है। तो जी उसमें टाइम समय नहीं मैं गवाते हुए, मैं टेक्निक पे काम करना चाहता हूं, जो टेक्निक किताबों में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई, या जहां पर विद्यार्थी बड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करता है या कंफ्यूज महसूस करता है, मैं उन पॉइंटों पर चर्चा करना चाहता और सर लाल किताब वाले अगर इस चीज को सीखना चाहे तो उनके लिए भी बेनिफिट करेगा ही पूरा? हूं। हाँ, देखो बेनिफिट तो हर चीज। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं संसार में, अब आंवला आयुर्वेद वाला खा लेगा उसको भी फायदा होगा, और एलोपैथ वाला खाएगा उसको भी फायदा होगा। ऐसा नहीं कि जी एलोपैथ का डॉक्टर आंवला खाएगा तो उसको रिएक्शन दिख कर जाएगा, या आयुर्वेद वाला खाएगा तो उसको ज्यादा फायदा करेगा। ये जी कुछ जी नहीं। वो स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं, पर कुछ अच्छी चीजें वो हमेशा अच्छा करने का ही प्रयास करती रहेंगी। अब खाना मेरे कैसे कैसे सिस्टम से खाना है, वो आयुर्वेद वाला हो सकता है कि वो अलग टेक्निक से बताए, एलोपैथ वाला बता दे भाई ये अलग टेक्निक से। वो टेक्निक टेक्निक का अंतर हो सकता है, पर उसमें जो विटामिन सी है वो तो सभी के लिए लाभकारी है। समझ गया सर। कंफ्यूजन मेरा ये था कि अगर हम लोग ये सीखते हैं तो क्या लाल किताब में ये सारी चीजें आएंगी या फिर ये दोनों चीजें अलग है एक दूसरे से, नहीं मेरा नहीं, ये ये था। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें नवमांश दशमांश नहीं होगा। जी जी। तो ये सारी चीजें कैसे उसमें सीख पाएंगे हम लोग, आप बताएंगे? हाँ, वो मैं ही बताऊंगा, स्कूल में जाने में पता चलेगा, मास्टर कैसे सिखाएगा बोर्ड पे हाथ में डंडा लेकर के, वो तो बताएगा, वहां पे पता नहीं चलेगा। सर, आप तो इतना अच्छा बता रहे हैं। आज तो बहुत कुछ इसमें भी जानने को मिला कि व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ नहीं पा रहा है, तो कहाँ पे फंसा हुआ है वो आप कैसे जानेगा? हाँ नहीं तो हम देखो, लोग। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम क्या होती है, खास करके 30 साल से 50 साल की उम्र के लोगों की समस्या। जी वो कहते हैं जी हम अपने कैरियर में जो करने के लिए सोच के आए थे ना वो कर नहीं पा रहे, हम फंस हाँ गए, एग्जैक्ट। बुरी तरह जी स्टक हो जी गए। तो वो क्या होगा, तो वो रेमेडीज में घुस जाते हैं। रेमेडीज वो कर तो रहे होते हैं परंतु उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे होते हैं।
तो वो तो क्योंकि सही तरीके से डायग्नोज नहीं हुआ होता है कि कौन सा ग्रह कैसे असर देगा। जी। अभी जो महादशा अंतरदशा चल रही होती है, हम मैक्सिमम सभी की आदत है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी की हम की आदत होती है कि महादशा अंतरदशा को हम मेन कुंडली पर लगा देते हैं उठा करके, जी। और उसी से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। हम गलती से भी D10 चार्ट में उस महादशा अंतरदशा को नहीं लगाते। हम उस महादशा अंतरदशा का उपयोग नवमांशा कुंडली में नहीं करते, या D30 चार्ट में नहीं करते, या अन्य चार्ट में नहीं करते कभी भी। या अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो हम D24 चार्ट में उसका उपयोग नहीं करते। बीमार होने पर D30 में नहीं उपयोग करते। साधना की बात आती है, उपासना की बात आती है, तो D20 चार्ट में उसका उपयोग नहीं करते। जैसे कई बार लोग कहते, अरे गुरुजी हमारी है ना ये दशा जब से चली है ना, मैं ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया और रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया है, परंतु ये दशा जो है मार्केश की दशा है। अब पता नहीं क्या हुआ, ज्योतिष सीखना शुरू हो गया और मंदिर जाना। वो बेचारा कंफ्यूज है, उसको सभी ने बताया ये मार्केश की दशा है, तेरे लिए हार्मफुल, पर वो अंदर से खुश हो रहा है कि तू ज्योतिष भी सीख रहा है और कमाल की बात है रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया जो तू पहले कभी नहीं जाता था। अब जी। ये बात उसको D20 चार्ट से कंफर्म होगी कि ऐसा क्यों हुआ। जी। क्या उसकी जो दशा मार्ग दशा है वो D24 चार्ट में, सॉरी D20 में क्या रिजल्ट दिखा रही। जी सर। तो ये थोड़ा सा, पर ये रिसर्च टाइप का काम है, ये वो नहीं फटाफट फटाफट वाला नहीं, ला भाई फटाफट बोल, वो वाला काम नहीं है। नहीं सर, बहुत बहुत अपना आपका धन्यवाद भी है और प्रणाम भी है। जी। और शायद मैं अपने लिए मानूंगा कि मेरा अच्छा किस्मत रहा है कि लाइफ में आप जैसे गुरु मिल गए। इसमें बड़ी आसान टेक्निक भी है कि जैसे आप सभी के लिए बता दूं, अभी 2-4 लोग चले गए, इसका मतलब उनके भाग्य में नहीं था, तो मैंने कहा बाद में बताऊंगा, इनको जाने दो। ध्यान से समझना, नवमांश कुंडली में जो भी त्रिकोण भाव में जो ग्रह बैठता है उसकी कारक चीजें उसके जीवन में फलती फूलती, और जो ग्रह केंद्र में बैठते हैं, ये मैं नवमांश कुंडली की बात कर, वो जी। ग्रह का रोल आपकी जिंदगी में या इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में होता है। जैसे मान लीजिए नवमांश कुंडली में किसी के नवम भाव में सूरज बैठा है, तो त्रिकोण में सूरज बैठ गया, जी। ये समझ लीजिए उनके पिता की आयु अच्छी मिलेगी, पिता फलेंगे फूलेंगे। अगर सपोज करो मंगल है, मंगल त्रिकोण में बैठा हुआ है, लगन पंचम नवम में, भाई बहुत फलेगा फूलेगा। बुध जो है लगन पंचम नवम में है, तो बहन अगर कोई होगी तो वो बढ़िया अच्छी जगह वेल प्लेस्ड हो जाएगी, उसकी मैरिज लाइफ ठीक ठाक चल जाएगी, या मैं पैसे वाली होगी वो, उसको कोई कमी नहीं होगी किसी बात की। मतलब वो जो कनेक्शन है उस ग्रह से, वो सारे के सारे फलेंगे फूलेंगे, मतलब वो बड़े प्रॉस्पर रहेंगे, या उनसे रिलेटेड चीजों में उन्हें कभी तकलीफ नहीं ज्यादा आएगी। इसकी और कमाल की बात, जो भी ग्रह फिर छठे 8वें 12वें में चला जाएगा नवांश में, वो ग्रह जरूर, या उस ग्रह से रिलेटेड चीजें जरूर उसे तकलीफ देंगी, उसके लिए चैलेंज खड़ा कर। तो इससे बड़ा जल्दी पता गुरुजी चलता मेरा है यहाँ सवाल है। कुंडली जो है, कुंडली में कौन सा ग्रह किस तरीके से आपको दिक्कत देगा या फायदा देगा, बहुत आराम सर से। एक बात सर एक बात आपने बताई कि हाँ बताइए। नवम नवमांसा में जो 10वें घर में ग्रह बैठेगा वो काफी कुछ डिसाइड कर देगा। डिसाइड नहीं कर देगा, कर्म क्षेत्र में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो सर यहाँ पर एक चीज सवाल आता है कि अगर वहां केतु बैठ जाए तो वो क्या करेगा? केतु का तो कोई इसमें रोल ही आज तक नहीं। क्यों? अकल्ट साइंस देगा ना। आ, अच्छा। हाँ, अकल्ट साइंस जो होती है वो केतु से आती है। डीप मैथमेटिक्स जो है केतु से आता है। जो बारीक इंजीनियरिंग होती है वो केतु से आती है। जब केतु के तो बहुत सारे फील्ड है। जी सर। अभी समझ गया सर। हाँ। गुरुजी मेरे नवम में सूर्य हैं। हाँ जितेंद्र जी। म्यूट है। सर प्रणाम सर। प्रणाम। आपने बताया सर कि जो डी वन चार्ट पे जो ग्रह होते हैं D9 में जो है ना, उनकी बल को हम देखते हैं जी। कि वो इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ या डिग्रेड जी। हुआ।
तो जो सडबल होता है सर, और सडबल में उस प्लैनेट की जो पोजीशन होती है और D9 में जो पोजीशन होती है, तो यदि मान लीजिए सडबल में कोई बली है और यहाँ खराब हो गया, यदि अच्छा हो गया तो कोई बात नहीं सर, यदि यहाँ खराब हो गया तो फिर वो कंट्राडिक्ट कैसे होगा जितिन रिजल्ट? जी मैं बताऊं, नहीं कंट्राडिक्शन नहीं होती है। हमें ना, जब हम वैदिक ज्योतिष की गहराई में जाते हैं तो हमें ना एक सिलेक्शन करना पड़ता है, एक मार्ग पकड़ना पड़ता है कि हमने कौन से मार्ग को पकड़ करके आगे चलना है। एक मार्ग ये भी है कि हमने स्ट्रेंथ पता करने के लिए नवमांशा का सहारा ले लिया। एक दूसरा मार्ग ये है कि हम सडबल का सहारा ले। अगर सडबल का सहारा लेते हैं, उसकी अपनी अलग टेक्निक है, वो भी सही रास्ता बताएगी। पर क्या होता है कि सडबल निकालने में तकलीफ हो जाती है, मतलब वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे हम हंस करके, जब मैं यहाँ अपने क्लास में करवाता था फिजिकल जो क्लासेस होती थी उनमें, लाइक कि तो हमारे स्टूडेंट कहते थे कि गुरुजी ये बल निकालने के चक्कर में ना हमारे बल निकल गया, मतलब हमारा बलहीन हो गए हम। ये बड़ा टिपिकल है ये विंशोपक बल जो है, जो अलग अलग वर्ग चार्ट से निकल के आ रहा है, किसी में 1.5 है, किसी में 2.5 है, फिर उसको टोटल करते हैं तो 20 आता है, टोटल 20 होता है विंशोपकल बल। तो उसको कैसे कैसे निकालें, षडवर्ग के माध्यम से कैसे षडबल निकालें, तो अलग अलग टेक्निक, अलग अलग मार्ग पकड़ने पड़ते हैं। ऐसे ही जब मैं नवमांशा की बहुत सारी टेक्निक बताऊंगा तो उसमें भी अपने को मार्ग पकड़ना पड़ेगा, भाई मैं इस टेक्निक को अपनाऊं कि इस टेक्निक को अपनाऊं। तो वो हमें पकड़ना पड़ता है। देखिए हर एक के लिए ना, कभी कभी किसी विद्यार्थी के लिए मुश्किल टेक्निक भी उससे बड़ी आसान लगती है, और कुछ विद्यार्थियों को आसान टेक्निक ही चाहिए। अगर मुश्किल आप बता दोगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये हम विद्यार्थियों पे छोड़ देते हैं रिसर्च के लिए, कि आपको पहली बात तो आपके दिमाग में वो टेक्निक घुस जाए। नंबर दो, जब भी वो टेक्निक लगाओ उसके रिजल्ट अच्छे आए, वो ही चाहिए बस ज्योतिष में। अब वो कुछ लोगों को लाल किताब में गुरु जी वो चीज प्रणाम। प्राप्त हो जाती है, किसी को वैदिक ज्योतिष में वो चीज प्राप्त होती है, किसी को जेमिनी के माध्यम से वो सूत्र पता चलता है, और किसी को केपी के माध्यम से। ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो डेफिनेटली हमें सिलेक्ट करना। सर गुरु जी प्रणाम। थैंक यू सर। हाँ, हाँ, ये संध्या जी सर हैंड रेज मैंने ये करके पूछना था। रखें, बिना प्रणाम हैंड गुरु जी, रेज पहले रेज तो। करे कोई ना बोले, ये मेरे हमारी क्लास का नियम है। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। गुरु जी, आप कह रहे थे सर्वोत्तम जो ग्रह होते हैं वो उच्च का फल देते हैं, क्योंकि नवांश नहीं, में भी मैंने ये वही नहीं कहा राशि उच्च नहीं का हुआ। बल देते हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा कि उच्च के बल, मैंने कहा है वर्गोत्तम ग्रह उत्तम होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब वही अच्छे कहना होते था हैं, वो कि पर अगर बलवान वो होते हैं। आप इन्हें पर कहें वो बलवान होते हैं। 6 8 12 में बैठ जाए वो भी तो। वो क्लास में डिस्कस करेंगे फिर क्या होगा उनका। अच्छा। और अगर नीच का एक चीज और पूछनी थी, कि जो ग्रह नीच का D1 में है, तो क्या वो D9 में भी नीच का है, तो क्या भी वो सर्वोत्तम माना जाएगा? हाँ, माना वर्गोत्तम जाएगा, पर उसे कहेंगे नीच का वर्गोत्तम। तो उसका फल फिर खराब होगा। फल डिस्कस करेंगे आगे क्लास के अंदर। हाँ, दोनों तरह का ठीक। रिजल्ट देगा। हेल्थ के अच्छा। मैटर्स में वो तकलीफ दे सकता है, बट जी। वो मेटलिस्टिक मामले में बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे किसी का मंगल नीच राशि में बैठा है, नमांश में भी मंगल नीच का हो गया। अब नियम तो ये कहता है अगर मंगल नीच का है तो उसको जमीन का सुख नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। पर वही मंगल जब नीच वर्गोत्तम हो जाएगा तो हो सकता है 8 10 मकान दे दे उसको। पर वो ठीक। अपने मकान में शायद ना रहे खुद, चाहे वो किराए पे रह सकता है उसे 40 साल 50 साल की उम्र तक, पर वो ओनर होगा कई घरों का, ये भी हो सकता है। या हो सकता है वो अपने ही घर में रहे पर वो कई घरों का मालिक हो बना जाए। लो। ठीक। परंतु हेल्थ के मामले में मंगल मंगल जैसे पेट का कारक है, तो पेट की तकलीफें रखेगा उनको, पेट से रिलेटेड कई जी। दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो वो अलग अलग चीजों में देखा जाता है ना। ठीक। हाँ, और कौन रह गया? आकृति शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे यही पूछना था, नवांशा में अगर अष्टम में कोई स्वराशि का ग्रह बैठा हो
तो भी वो रिजल्ट अष्टम के हिसाब से देगा, कैसे हाँ नहीं, देगा? कमजोर कमजोर हो जाता है आकृति। ठीक है। हाँ हाँ उर्मी जी, हाँ उर्मी जी हाँ, बताइए। जैसे इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है। जैसे एट्थ में अगर कोई, अब जैसे स्वराशि का इन्होंने कहा, तो उसमें एग्जाल्टेड हो प्लेनेट, एग्जॉल्टेड हो चाहे वो डिप्लेटेड हो, अगर वो छठे में, आठवें में, 12वें में चला गया, वो काफी हद तक कमजोरी को प्राप्त हो जाता थैंक्स। है। हाँ आईफोन मुकेश कुमार जी, सर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली किसी प्लेनेट की जब हम एनालिसिस करते हैं लग्न कुंडली में, नवमांश में और जी दशमांश में, तो जी किसी में सपोज बहुत अच्छा है, किसी में बहुत खराब हो गया, जी किसी में मीडियम लेवल में है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या उस पे हम करेंगे? सर, फाइनल कंक्लूजन जो होती है वो उस व्यक्ति के प्रश्न पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। अगर उसका प्रश्न कैरियर से है तो अब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि एक पाथ बनाना पड़ता है कि हमें कैरियर तक पहुंचने के लिए किन किन चार्ट से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे वो व्यक्ति कहता है कि मैं जॉब लेस हूं, मुझे जॉब कब लगेगी, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा D1 चार्ट, D9 चार्ट, फिर D10 पर जाना पड़ेगा और D10 चार्ट पर उस समय की महादशा और अंतरदशा निकालनी। तो ये इसे कहते हैं कि पर्सन पर डिपेंड कर, कंक्लूजन वहां से निकलेगा कि ये जो महादशा अंतरदशा का जो लॉर्ड है, ये जो ग्रह है, ये D10 चार्ट में क्या रिजल्ट दिखा रहा है। और D9 चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसी ग्रह की स्ट्रेंथ को D9 में देखना है कि इस ग्रह में दम भी है कि नहीं है। अगर ग्रह में दम नहीं होगा तो वो वैसे भी जॉब नहीं देगा उसको, तो बेशक वो फेवरेबल ही क्यों ना हो कितना भी। इसलिए कई बार लोग आपके सामने बड़े इरिटेशन में आएंगे, अरे सभी ने मेरे बारे में प्रेडिक्ट किया था, मेरा तो ये समय बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि ये मेरा भाग्य का मालिक था, या ये मेरा लगन का लॉर्ड है, या मेरा ये पंचम का लॉर्ड है, पर मुझे तो सफलता नहीं मिल रही है, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ, और तो और मेरी तो जॉब ही चली गई है, इतनी अच्छी दशा में जॉब चली गई। अब जो बहुत जल्दबाजी के जो ज्योतिषी बने होंगे ना, उनको समस्या हो जाएगी, वो बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। वो कहेंगे यार इसके, अरे कमाल की बात है, इतनी अच्छी दशा में इसके साथ गड़बड़ हो गई, कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता। पर हो कैसे गया, अब उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे हो। पर ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। पर वही चीज आपको, आपने कहा कि मैं मकान लेना चाहता, प्रॉपर्टी बनाना चाहता, मुझे 200 गज का एक नया प्लॉट लेना है 6 महीने के अंदर अंदर, क्या मैं ले पाऊंगा? अब आपका सूत्र बन गया अलग, D1 में जाइए, D9 में जाइए और D4 चार्ट में जाइए, और फिर उसमें भी देखना क्या है, उसमें सिर्फ मंगल को देखिए, 4th हाउस के लॉर्ड को देखिए, 4th हाउस के लॉर्ड और मंगल को ही D9 में देखिए, और अगेन D4 चार्ट में देखिए, फिर उन दशाओं को D4 में देखिए कि क्या वो दशा जमीन देने में सहायक है। अगर वो सहायक हैं, कहीं से कनेक्शन बनाती हैं, तो आप 200 गज क्या 300 गज का भी ले लोगे, तो बड़ा सिंपल है उसमें। तो ये तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जैसे वो हमारी 9वीं 10वीं क्लास में बताते हैं फ्लो चार्ट बनाओ, तो फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है अपने कुंडलियों में भी सीखते समय कि मुझे किस पाथ से होके गुजरना है, वो मेन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर। जी, अगर जिस हाउस में D1 में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, उसी हाउस में वो D10 में बैठा हुआ है, तो क्या उसको भी वर्गोत्तम बोलेंगे नहीं, या बिल्कुल सेम राशि? वर्गोत्तम केवल D1 और D9 में ही एप्लीकेबल। अच्छा, D1 का प्लेनेट अगर D10 के अंदर सेम राशि में रिपीट हो रहा है तो हाँ, वर्गोत्तम माना जाए, बस। ओके, थैंक यू सर। वर्गोत्तम का वो आगे नहीं, D10 में। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ये आप कह सकते हो जब वो ज्यादा एक ही ग्रह जब कई सेम राशि के अंदर कई वर्ग कुंडलियों में रिपीट होता है, वो उतना ही अच्छा माना जाता है, वो लास्ट का कंक्लूजन है। और सेम हाउस हो तो राशि डिफरेंट हो और हाउस सेम हो? सेम हाउस हो तो वो भी D1 और D9 में ही माना जाता है, उसे भावोत्तम कहते हैं।
जैसे अच्छा। ग्रह का सेम में रिपीट होने पर वर्गोत्तम कहा जाता है, और सेम भाव में जैसे किसी का सूर्य दशम में बैठा है D1 में, और D9 में भी सूर्य दशम में ही बैठ जाए, तो हम कहेंगे भावोत्तम हुआ। बेशक वहां साइन अलग अलग हो। तो भावोत्तम वर्गोत्तम की अपेक्षा कुछ कमजोर होता है, अच्छा होता है वो, बट हाँ वर्गोत्तम की कुछ अपेक्षा कंपेयर में थोड़ा कमजोर होता है, ओके, पर वो ठीक भी है अच्छा। सर, ठीक है हाँ, सर, थैंक यू। गौतम जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे कि आपने मैरिज एस्ट्रोलॉजी और दूसरे कोर्स में बताया था कि कोई भी जो भी कोई ग्रह है अगर अपनी पोजीशन D1 से किसी और चार्ट में D1 से किसी और चार्ट में वो इम्प्रूव कर लेता है तो वो बेटर हो जाता है ना, इम्प्रूव कर लिया जी जी, तो अपने से रिलेटेड चार्ट। अपने से रिलेटेड सपोज हम जिस भी चीज से देख रहे हैं, तो डिविजनल चार्ट में सर इसका कोई ऑर्डर होता है कि जैसे केंद्र केंद्र में गया, त्रिकोण में गया, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्रिकोण में जो ग्रह चला जाता है वो हमारे जीवन में स्मूथनेस बहुत लेकर के आता है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आता है। केंद्र का जो ग्रह है वो इम्पैक्ट बहुत क्रिएट करता है, पर डोमिनेटिंग की तरह होता है। हाँ, वो कई बार अच्छा भी कर देता है, कई बार बुरा भी कर देता है, पर जो करेगा वो पूरे जोश खरोश के साथ करता है, बड़े डोमिनेशन के साथ करता है वो। और सर स्वराशि और उच्च राशि ये इन दोनों के बाद आते हैं, मतलब सबसे ऊपर हम त्रिकोण को रखेंगे, फिर नहीं नहीं, केंद्र। नहीं, सबसे ऊपर होता है उच्च का। ओके। अगर कोई भी ग्रह नवमांश में उच्च का हो जाए, फिर है मूल त्रिकोण, फिर है स्वराशि, मित्र राशि, इस तरीके से फिर ऑर्डर बने हुए। सबसे ऊपर उच्च। हाँ, जो वर्गोत्तम ग्रह होता है वो भी स्ट्रेंथ वाइज बड़ा अच्छा माना जाता है, जस्ट लाइक ए एग्जॉल्टेड प्लेनेट। जस्ट लाइक मतलब उसकी तरह, उसको हम एग्जॉल्टेड नहीं कहेंगे, बस जस्ट लाइक एग्जॉल्टेड। जैसे एग्जॉल्टेड प्लेनेट बहुत पावरफुल माना जाता है, ऐसे ही वर्गोत्तम ग्रह भी बड़ा पावरफुल माना जाता थैंक यू। है। हाँ, सागर साहब। सर प्रणाम। प्रणाम। सर जैसे जैसे कोई ग्रह है D1 चार्ट में, मान लो उसकी आंशिक में मान लो 29 डिग्री पे है ना, और अष्टकोण में देख रहे हैं तो उसकी 3 रेखाएं हैं, मान लो रेखा कम है ना, उतना ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा, नहीं नहीं, लेकिन वो वर्गोत्तम हो। ये सागर साहब अपन गलत टॉपिक पे पकड़ गए। अभी अपने को उस पे नहीं करना है नहीं डिस्कस। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हमारा वो तो मतलब वर्ग कुंडलियों का है। अच्छा नहीं, वर्ग कुंडली में ही देख रहा हूँ मैं, वो वर्गोत्तम है, मान लीजिए हमने D9 में देखा आप उसको, अपने किसी वर्गोत्तम है। कुंडली में फंस गए हैं लगता है बस। अच्छा नहीं नहीं, वो मान लो हाँ वर्गोत्तम है, लेकिन हाँ, वो उसके अंश कम है मान लो, तो वो मजबूत माना जाएगा क्या? सागर साहब इस कोर्स में मैं बताऊंगा जरूर कि अंशों के ऊपर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, वो एक्चुअली मोहन उनको जी, वही लगता है एडवोकेट ना। मोहन जी, जल्दी बताइए। ठीक है। सर प्रणाम। प्रणाम। सर आपने अभी जो बताया वर्गोत्तम अगर ग्रह है और 9th हाउस में अगर सूर्य है जी तो उसमें पिता की उम्र ज्यादा होगी। जी। सर लेकिन मेरे साथ ये है, लेकिन मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 13 साल का था सर। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहते हो वो बताओ। तो सर ये वर्गोत्तम ये सही है गलत है क्या है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, वो तो कुंडली देख करके पता चलेगा जैन साहब, है ना। जी। क्योंकि बहुत सारे सूत्र जो है वो नहीं बताए गए कि क्या ग्रह की कोई काट रहा है, क्या उस प्लेनेट का डिस्पोजिटर कैसा है कैसा नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना, जभी तो कहते हैं ना कि क्लास में सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जाएगा कि उसके डिस्पोजिटर का कंसेप्ट आपको मालूम भी है कि नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो पता होना चाहिए। सारा खेल ग्रह की स्ट्रेंथ पे है। क्या D9 चार्ट में सूर्य जब नवम भाव में गया, क्या उसमें स्ट्रेंथ थी या नहीं थी, वो देखना बहुत जरूरी है। वो स्ट्रेंथ चेक करने के फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, उसमें ठीक। घबराने वाली बात। पर सर हाँ, एक और। अगर किसी के वर्गोत्तम ग्रह में स्ट्रेंथ है
जो कि बड़ा पावरफुल माना जाता है, उसका डिस्पोजिटर कमजोर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें, बहुत पावरफुल माना जाता है। पिता बड़ा ही फलता फूलता है, पिता की एज बड़ी अच्छी होती है, ये निश्चित मान के चलें, ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं है। हाँ, दृष्टि नवमांश कुंडली में दृष्टियां लगती है, ये जरूर चेक कर लें, क्या शनि दृष्टि तो नहीं दे रहा उस सूरज को, क्या राहु दृष्टि नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्रह जो सूरज को बहुत जल्दी कमजोर करने में सक्षम होते हैं, क्या इनके रिजल्ट को रोकने में सक्षम होते हैं। शनि है, राहु है, ये सूरज के उसको रोक लेते हैं, ताकत को रोक लेते हैं। अगर ये बैठे हुए हैं कहीं ऐसी जगह से देख रहे हैं तो रिजल्ट खराब हो जाता है, फिर कुछ भी हो सकता है। पर अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है, किसी पाप ग्रह के बीच में नहीं फंसा हुआ, किसी पाप कर्तरी में नहीं फंसा हुआ, और कोई प्रबल शत्रु के साथ द्वारा दृष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से वह ग्रह बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। जैन साहब, मेरे अभी नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, नवमांश में जी। है ना, तो मेरे पिताजी जो हैं, परमात्मा का आशीर्वाद है उनके ऊपर अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है तो उसका रीजन आपके नवमांश कुंडली में बड़े आराम से दिखाई देंगे आप। सर D1 में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे। नवमांशा में भी मिलेगी, और नवमांशा में भी मिलेगी सर जयंती, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं मिलेगी। क्या? हाँ सर अभिलाषा जी। दृष्टियां, सर एक सवाल और है, दृष्टियां हम सिर्फ D1 D9 में देखेंगे या कहीं और भी देखेंगे सर? दृष्टि कुछ वर्ग कुंडलियों में दृष्टि लगती है और कुछ वर्ग कुंडलियों में दृष्टि नहीं लगती है, पर D9 में लगती है। मैं इसलिए D9 में। D9 पे बता रहा हूँ, D9 में लगती है। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। अभिलाषा जी। सर प्रणाम, गुड प्रणाम। इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि उच्च planet से 12 में चला जाता है, इसमें भी लग्न में भी और नवांश में भी, तो वो ज्यादा पेनफुल होगा बिकॉज वो बहुत स्ट्रेंथ लेके गया है ये हाउसेस में, इन कंपेयर टू द नीच प्लैनेट्स अगर वो 6, 8, 12 में जाते हैं, बिकॉज थोड़ा स्ट्रेंथ में कमी देते हैं उन लोग। इज इट ट्रू? नहीं अभिलाषा जी, क्या बताया, आपकी आवाज कट गई थी। D1 चार्ट में कोई ग्रह, सर D1 और D9 दोनों चार्ट में 6, 8, 12 में अगर उच्च प्लैनेट्स चले जाए, 6, 8, 12 में स्पेशली शनि मंगल। ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे अदरवाइज आप भी कंफ्यूज होंगे, दूसरे भी हो जाएंगे। आप बोलिए D1 चार्ट में कोई नीच ग्रह उच्च का हो गया, नवमांश में नो चला। नो 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 सर, यहाँ पे भी वो उच्च का है पर 6, 8, 12 हाउसेस में, और नवांश में भी 6, 8, 12 हाउसेस में। हाँ, तो वो कमजोर, तो वो ज्यादा पेनफुल होगा सर, वो ज्यादा पेनफुल होगा नीच से। कमजोर नहीं, नीचे ये नहीं कह सकते कि वो नीच से ज्यादा पेनफुल होगा, पर हाँ निश्चित रूप से वो जीवन में चैलेंज क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम पैदा। सर इसमें नीच और उच्च का कुछ नहीं नहीं, नीच की तरह वो बिल्कुल, वो फिर उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। नीच का ग्रह अलग आयाम पे काम करने लग जाता है, वो नीच का नहीं बना है, वो उच्च का बना है, पर उसको जगह गलत मिल गई, उसको छठा, आठवां, 12वां मिल गया है, वो अच्छा नहीं बना, वो कहीं ना कहीं अपना चैलेंज देगा ही देगा। एक सूत्र है, मैंने एक वीडियो बनाया था, जो नवमांश कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में जो भी ग्रह है वो पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं हमें अभी उसका भुगतान करना बाकी है इस जीवन में, ये है। ठीक है, चलिए और कौन सर एक और क्वेश्चन है सर, जुपिटर को पहले बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अभी जितना भी कुंडली देखते हैं उसमें जुपिटर दशा आते ही लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, मॉनिटरी प्रॉब्लम हो जाता है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाता है। इज इट बिकॉज ऑफ कलयुग और इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? नॉट, ये कंसेप्ट कलयुग का कंसेप्ट नहीं है। कुंडली में, कुंडली बड़ी साइंटिफिक है जी, और अगर गुरु का रोल ही उसमें ठीक नहीं है तो वो कैसे अच्छा सब दिखाएगा दशा। सर जनरली सब अमीर लोग शनि राहु में ही हुए हैं, जुपिटर में बहुत अमीर लोग को इस मतलब तरीके इतना से चांस के बाद नहीं, बिल्कुल अभिलाषा जी, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होना कि शनि राहु, अमीर लोग शनि राहु में बने हैं, ऐसा नहीं। कुछ कुंडलियों में ये इत्तेफाक होता है, मैं मानता हूँ। आप हमेशा इस बात पे फोकस कीजिए, जैसे अभी आपके सामने कुंडली रखी थी जो, वो कुंभ लगन थे। अब कुंभ लगन का आदमी तो बढ़ेगा ही शनि राहु में,
क्योंकि शनि भी उसका लॉर्ड है और राहु भी उसका लॉर्ड है। राइट राइट लगन के दो लॉर्ड हैं, शनि भी राहु भी, तो वो तो बढ़ेगा ही शनि राहु में। कोई भी कुंभ लगन का आदमी बढ़ेगा ही जीवन में शनि राहु में, और शनि राहु में नहीं बढ़ा तो फिर वो बढ़ेगा कब? और बृहस्पति अष्टम में तो खराब होगा ही सर, नेचुरली लगन में भी 8th में है। हाँ ठीक। हाँ, वो दशा में खराब असर देगा, पर अगर उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ है, ये प्लेसमेंट का बहुत अच्छा। कई बार आप देखना, कुछ लोग कर्क लगन के या सिंह लगन के हमारे पास आते हैं, शनि की महादशा चलती है और वो बड़े नॉर्मल होते हैं। जब हम उनको कहते हैं मार्केश की दशा लगी हुई है, तो उनको बड़े हैरान होते हैं, अच्छा मार्केश भी क्या होता है ये? क्योंकि उन्होंने अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए होते, उनको कोई लॉस नहीं हुआ होता, छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके आए हुए होते हैं। अजी थोड़ा सा पति पत्नी में अनबन हो रही है, क्योंकि वहां पे 7th का लॉर्ड शनि है। बहुत छोटी होती हैं वो दिक्कतें, पर कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हो रहा होता, कोई हेल्थ का इश्यूज नहीं हो रहा होता। वो कहते हैं अच्छा मारक दशा है, चलो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। एक्चुअली में शनि उनकी कुंडली में वेल प्लेस्ड होता है, बेशक वो मार्क है, तो रोल को भी देखना है, ग्रह की प्लेसमेंट को भी देखना है, और सबसे ऊपर ग्रह की स्ट्रेंथ को देखना है। करेक्ट। ये चीजें जब मैच कर जाएंगी तो निश्चित रूप से जिस कंक्लूजन पर आप पहुंचोगे, वो कंक्लूजन बहुत ही करेक्ट कंक्लूजन, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। इंद्रजीत जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जो D9 है उसमें हमारे D1 का कौन सा भाव उदय हो रहा है लगन में, ये भी कोई महत्व रखता है? हाँ हाँ, ये क्लास में बताएंगे आपको, बहुत ही सिंपल है ये। जैसे 8 हाउस हो रहा हो तो वो। हाँ जी 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 जी, अष्टम भाव उदयमान हो जाता है अगर तो वो खराब नवमांश कुंडली रिजल्ट में देगा? नहीं, डिपेंड्स करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात यह कि नवमांश में ग्रह जो है कमजोर नहीं पड़ने चाहिए, वहां ठीक ठाक हो जाए बस। ठीक है सर। हाँ थैंक हाँ। सर, एक बात रघुवीर और जी। पूछनी थी हाँ हाँ बताइए। सर। अगर D9 में लगन में शनि बैठा हो और 7वें भाव में मंगल बैठा हो तो ये शादी में रुकावट देता है? हाँ, दे सकता है। इसको भी देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार।